हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, ये जनरल साइंस प्रैक्टिस सेट का 45वां पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जैसे ही अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आप इस सीरीज़ के पिछले वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप पिछले सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी दी गई है, 7 होती है नाइट्रोजन की परमाणु संख्या। ठीक है, और ये 15वें ग्रुप का तत्व होता है, 15th ग्रुप का ये मेंबर होता है, 15th ग्रुप का तत्व है। और ये सेकेंड पीरियड का है। पहला जो पीरियड होता है वो खाली होता है, इसमें कुछ नहीं होता। सेकेंड पीरियड में होता है नाइट्रोजन जो कि 15वें ग्रुप का पहला तत्व होता है। और इस ग्रुप के जितने भी तत्व हैं वो नाइट्रोजन फैमिली के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है दूसरे नंबर पे कौन सा तत्व होगा, इसके लिए आपको अगर ये पता है कि किस पीरियड में कितने तत्व होते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। तो फर्स्ट पीरियड में, ये फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में 2 तत्व होते हैं। सेकेंड पीरियड में टोटल जो है कितने तत्व होते हैं, तो 8 होते हैं। थर्ड पीरियड में 8 होते हैं और फोर्थ में होते हैं 18, फिफ्थ में भी 18 और सिक्स्थ पीरियड में 32 और सेवेंथ में भी 32। ठीक है, तो ये 7 पीरियड में इतने इतने तत्व होते हैं। इसको आप इस तरह से याद करिए, 2 8 8 18 18 32 32, 2 8 8 18 18 32 32। ठीक है, तो अगर यहाँ पे दूसरे ग्रुप में नाइट्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 7 है। तो जो थर्ड पीरियड का तत्व होगा उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो 7 में हम 8 जोड़ देंगे क्योंकि थर्ड पीरियड में कितने तत्व होते हैं, 8 तत्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7 8 जोड़ेंगे तो 15 जो है ये हो जाएगा थर्ड पीरियड के तत्व का परमाणु क्रमांक। ठीक है, 15वें ग्रुप में। और फोर्थ पीरियड जो है इसमें जो तत्व आएगा उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो इसमें जो है 18 जोड़ेंगे। ठीक है, 15 में 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33। तो यानी कि तीसरे नंबर पे जो तत्व होगा, यहाँ पे पूछा गया था तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। तो तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी, पहला तत्व हो गया नाइट्रोजन 7, दूसरा तत्व की होगी 15, तीसरे तत्व की होगी 33। ठीक है, इसी तरह से आप आगे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। ठीक है, 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसका परमाणु क्रमांक होता है 33, तो ये होता है आर्सेनिक का। ठीक है, आर्सेनिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में सबसे बड़ी रक्त कणिकाएं कौन सी हैं। तो सबसे बड़ी रक्त कणिकाएं होती हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत कोशिकाएं या व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूल्स। ठीक है, और ये कितनी होती हैं, तो 1 मिलीलीटर ब्लड में ये होती हैं 6000 से लेकर के 8000 तक। ठीक है, तो नंबर्स में ये इतनी होती हैं 6000 से 8000 1 मिलीलीटर ब्लड में। ठीक है, और इनका जीवन काल कितने दिन तक का होता है, इनका जीवन काल होता है 10 से लेकर के 13 दिन। ठीक है, 10 से 13 दिन तक इनका जीवन काल होता है। और ये कहाँ बनती हैं, तो ये बनती हैं श्वेत अस्थिमज्जा यानी कि वाइट बोन मैरो में बनती हैं। और अगर ये आवश्यकता से ज़्यादा हो जाती हैं, इनकी जो नॉर्मल संख्या है उससे ज़्यादा हो जाती हैं, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया कहते हैं और इसी को ब्लड कैंसर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, श्वेत रुधिर कणिकाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती हैं। ठीक है, तो उसको ल्यूकेमिया कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पीएच पेपर के प्रत्यक्ष प्रयोग से नहीं पता लगाया जा सकता। तो पीएच पेपर क्या होता है, पीएच मान बताता है ये। ठीक है, किसी भी विलयन का। एक होता है लिटमस पेपर जो कि ये बताता है कि अम्ल है कोई विलयन या क्षार है, लेकिन पीएच पेपर उससे अलग होता है, ये पीएच मान भी बता सकता है। और कैसे बताता है, इसका रंग चेंज हो जाता है जब हम विलयन में डुबोते हैं। ठीक है, विलयन में अगर डुबोएंगे तो इसका रंग जो है चेंज होगा, अलग अलग कलर देता है ये। तो उसकी लिस्ट होती है कौन से कलर पर कितना पीएच होता है। ठीक है, तो उस तरह से हम इसका पीएच मान बता पाते हैं किसी विलयन का इसके थ्रू। ठीक है, लेकिन अगर विलयन का रंग नहीं चेंज होगा तो जो है ये नहीं बता पाएगा। और विलयन का रंग क्यों चेंज होता है, जो विलयन है उसमें मौजूद आयंस की वजह से, और पानी की अनुपस्थिति में आयनीकरण नहीं हो पाता। तो अगर कोई पदार्थ है जो कि ठोस अवस्था में है तो उसका आयनीकरण नहीं हो पाएगा।
ठीक है। तो उस कंडीशन में ये जो है उसको नहीं बता पाएगा, उसका पता नहीं लगा पाया जाएगा कि वो विलेन का पीएच कितना है, या अम्ल है या क्षार है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्याही जो है ये लिक्विड होता है, पानी जो है ये भी लिक्विड होता है, जूस भी लिक्विड होता है, और ये है ठोस सोडियम कार्बोनेट। तो ये जो है ठोस सोडियम कार्बोनेट का पता नहीं लगा पाएगा कि उसका पीएच मान कितना है, क्योंकि बिना पानी के जो है आयनीकरण नहीं हो पाएगा, तो इसलिए जो है इसका पीएच मान नहीं पता चल पाएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका पीएच मान हम फिर कैसे पता लगा सकते हैं, या तो हम इसको पानी में घोल दें, या पीएच पेपर जो है उसको गीला करके अगर हम चेक करेंगे तो जो है इससे पता चल जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है। तो इनमें से कौन सी धातु है जो कि हमारी हथेली पर पिघलने लगेगी। तो गैलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी गैलियम। ठीक है। गैलियम जो है रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये ठोस अवस्था में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, और ये जब हम अपनी हथेली पर रखते हैं तो ये जो है पिघलने लगती है, क्योंकि हमारी हथेली का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस तापमान पर क्यों पिघलने लगती है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 29.76। ठीक है, 29.76 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है। तो इसलिए जब हम अपनी हथेली पर रखेंगे तो ज़्यादा टेम्परेचर इसको मिलेगा, तो ये जो है पिघल जाएगी। और इसी तरह सीजियम होता है, सीजियम भी आप हथेली पर रखेंगे तो ये पिघल जाएगा, क्योंकि इसका भी मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। कितना होता है 28.44 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। तो ये जो है हथेली पर ये भी पिघल जाएगा। और पारा जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे भी जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। पारा उसका जो है कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट, तो पारा का मेल्टिंग पॉइंट होता है -38.83 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो इससे ज़्यादा तापमान अगर -38.83 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान होगा तो पारा भी जो है मेल्ट होने लगता है। इसीलिए जो है ये रूम टेम्परेचर में पिघली हुई अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है। तो वलय का मतलब क्या होता है, रिंग। ठीक है। तो किसमें जो है कार्बन जो है रिंग के फॉर्म में, रिंग की तरह जो है श्रृंखला में जुड़ा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मीथेन की बात करते हैं। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4, और इसमें कार्बन का एक एटम होता है। हाइड्रोजन जो है इस तरह से अरेंज होता है, 4 हाइड्रोजन होते हैं जो कि इस तरह से अरेंज होते हैं। ठीक है। और प्रोपेन की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है C3H8। तो यहाँ पे कार्बन के 3 एटम हो गए जो कि सिंगल बॉन्ड में ऐसे लगे होते हैं, और हाइड्रोजन भी जो है सिंगल बॉन्ड में इस तरह से हर कार्बन के साथ लगा होता है। तो ये हो गया C3H8। और बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6 और H6। तो यहाँ पे कार्बन जो है कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, कार्बन के 6 एटम होते हैं। ठीक है, इस तरह से, और एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड। ठीक है। और हाइड्रोजन जो है हर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में लगा हुआ होता है इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ पे जो है कार्बन श्रृंखला किस तरह है, एक रिंग की तरह है, एक वलय की तरह है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बेंजीन। ठीक है। और यहाँ पे ब्यूटेन दिया गया है, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है C4H10 होता है। तो यहाँ पे भी जो है इस तरह की कोई संरचना नहीं बनेगी रिंग की तरह, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बेंजीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा निश्चित अनुपात का नियम प्रस्तुत किया गया है। तो निश्चित अनुपात का नियम प्रस्तुत किया गया है प्राउस्ट के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राउस्ट। और निश्चित अनुपात का नियम क्या है, तो कोई भी यौगिक है उसमें जितने भी तत्व होते हैं उनका एक निश्चित अनुपात होता है, वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे कि वाटर है, ठीक है, H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है 1U होता है। तो 1 × 2 हो जाएगा, 2 एटम है तो। ठीक है, तो यानी कि हो गया 2। और ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 16U होता है, और 1 ही एटम है तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे इनका अनुपात कितना है 2:16, या इसको हम कैंसिल कर देंगे तो 2 × 1 = 2 और 2 × 8 = 16। तो 1:8 जो है ये इनका रेशियो हो गया। तो जब भी जो है वाटर होगा, वाटर जहाँ पे भी होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा 1:8 होगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का अगर अनुपात हमें निकालना है तो कार्बन का होता है 12U, ठीक है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है। और इसको अगर कैंसिल करेंगे 4 से 4 × 12
और ये 4 8 32, तो 3:8 जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो आ गया। तो हमेशा ये एक निश्चित अनुपात होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के गुर्दे की निस्यंदन इकाइयों को क्या कहते हैं? तो गुर्दे की निस्यंदन इकाइयाँ यानी कि किडनी की जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती हैं उनको क्या कहते हैं? ठीक है, जो ब्लड को फिल्टर करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स जो है ये सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, बहुत सूक्ष्म होती हैं, इनको आप माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे। तो ये जो है किडनी में यूनिट्स होती हैं फिल्ट्रेशन की, ठीक है। और ये इनकी संख्या कितनी होती है? तो ये जो है 1 मिलियन होती हैं, ठीक है। एक किडनी में 1 मिलियन होती हैं। 1 मिलियन किस में होती है? एक किडनी में। दोनों किडनी में यानी कि 2 मिलियन होती हैं, ठीक है। और 1 मिलियन यानी कि 10 लाख होती हैं। दोनों किडनी में कितनी? 20 लाख। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए लंग्स में यानी फेफड़े में जो है कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है फेफड़े की, तो इसका राइट आंसर होगा एल्वेली, या इसको कहते हैं वायु कोष। ये जो है किसकी यूनिट होती है? तो ये फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? फेफड़े की, ठीक है, फेफड़े की। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अर्धचालक हैं, तो इनमें से अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर्स कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जर्मेनियम। जर्मेनियम और इसके अलावा सिलिकॉन, तो ये दो जो है मेनली यूज़ किए जाते हैं अर्धचालक के रूप में, ठीक है। अर्धचालक यानी कि इसमें जो है सुचालक और कुचालक दोनों की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इनका उपयोग जो है ट्रांजिस्टर में करते हैं, ट्रांजिस्टर में करते हैं और आईसी वगैरह में करते हैं, ठीक है। आईसी में, डायोड में, इन सब में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया, जर्मेनियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता, तो इसमें कार्बोनिल ग्रुप किस में नहीं होता? तो यहाँ पे कीटोन में एक तो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, एल्डिहाइड में, इन्हीं तीनों में जो है कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है। एथेनॉल में नहीं होता। एथेनॉल जो है ये क्या है? एल्कोहल है। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का ये कंपाउंड है। और एल्कोहल जो है इसमें कौन सा ग्रुप होता है? इसमें होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसमें कौन सा होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एथेनॉल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है। लास्ट में OH लगा होता है जितने भी एल्कोहल ग्रुप के जितने भी कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है तो उसका pH होने की संभावना है। तो अगर कोई मिश्रण नीले लिटमस को लाल में चेंज करता है तो वो क्या है? एसिड है या बेस है? तो वो होगा एसिड यानी कि अम्ल होगा, ठीक है। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल में चेंज करता है और क्षार जो है लाल लिटमस को नीले में चेंज करता है, तो वो अम्ल है। और अगर अम्ल है तो उसका pH मान कितना होगा? तो pH मान अम्ल का जो है 7 से कम होता है, लेस देन 7 होता है अम्ल का pH, ठीक है। और क्षार का कितना होता है? क्षार का जो है 7 से ज़्यादा होता है। और जो उदासीन होते हैं, उदासीन विलयन जो होते हैं उनका कितना होता है? वो 7 के बराबर होता है। जैसे कि जल हो गया और कोई भी सॉल्ट हो गया तो उसका जो है pH मान कितना होगा? 7 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अम्ल है तो उसका pH मान कितना होगा? 7 से कम होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 वाट के एक बल्ब को प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग किया जाता है। यदि 1 यूनिट बिजली खर्च 4 रुपये 40 पैसे हो तो 30 दिन में कुल खर्च की गणना करें। तो यहाँ पे कितना दिया गया है? 200 वाट का बल्ब है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कितने यूनिट बिजली का खर्च होगा वो निकालेंगे। एक यूनिट जो है 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको जो है हम किलोवाट आवर में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 200 वाट है, ठीक है। 200 वाट को किलोवाट में चेंज कर लेंगे। 200 वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए हमको 1000 से इसको डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया किलोवाट। और किलोवाट आवर में निकालना है तो हमें टोटल आवर कितने यूज होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे 5 घंटे डेली यूज किया जा रहा है और कितने दिन तक? 30 दिन तक, ठीक है। तो 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 30 दिन में कितने घंटे होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा यूनिट या किलोवाट घंटा। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो 5 या 15 दूनी 30, ठीक है। 30 यूनिट बिजली खर्च होगी अगर 200 वाट के बल्ब को रोज़ 5 घंटा जलाया जाएगा और 30 दिन तक जलाया जाएगा, तो 30 यूनिट खर्च आएगा।
और 1 यूनिट का खर्च कितना है, 4 रुपये 40 पैसे है, तो 30 यूनिट का, तो इसके लिए 4 रुपये 40 पैसे में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 132.00, यानी 132 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डैश की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। तो संपीड़न और विरलीकरण या विरलन, आपने सुना होगा कि साउंड जो है, ध्वनि जो है, संपीड़न और विरलन के द्वारा ही संचरित हो पाती है। तो जैसे कोई यहाँ पे एक दीवार में मैंने स्टील की कोई छड़ लगा रखी है, ठीक है, पतली सी छड़ है, इसको अगर मैं नीचे की ओर डाउन करता हूँ और फिर छोड़ देता हूँ तो ये जो है वाइब्रेट करने लगेगी। और ध्वनि हमेशा वाइब्रेशन से ही उत्पन्न होती है, जब तक वाइब्रेशन नहीं होगा, कंपन नहीं होगा, ध्वनि कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। तो ये जो है इसमें वाइब्रेशन होगा, ऊपर से नीचे ऐसे जाती रहेगी, ठीक है, इस तरह से वाइब्रेशन होगा। तो जब ये नीचे आएगी तो हवा को ये कंप्रेस करेगी, हवा में कंप्रेसर होगा, कंप्रेस होगा, हवा में कंप्रेशन होगा, हवा के कण जो है आपस में पास पास आ जाएंगे, और जब ये वापस जाएगी तो दोबारा से रियर फ्रैक्शन होगा, यानी विरलन होगा, हवा के कण क्या हो जाएंगे, थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, हवा के कण यहाँ पे दूर दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है हवा का दबाव इस पोर्शन में ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे हवा का दबाव जहाँ पे विरलन है वहाँ पे कम है। तो हवा के दबाव के भिन्नता के कारण, अलग अलग होने के कारण जो है संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं, ठीक है, और इसी के द्वारा जो है ध्वनि संचरित हो पाती है। अनुदैर्ध्य तरंगी जो भी होते हैं वो इसी के द्वारा संचरण कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, हवा का दबाव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह बिना आवरण वाले बीज उत्पन्न करता है। तो इनमें से कौन सा समूह है जो बिना आवरण वाले बीज उत्पन्न करता है। तो जो बिना आवरण वाले बीज उत्पन्न करते हैं उनको कहते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म इनको कहते हैं, या इनको हिंदी में कहते हैं अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। और एक होते हैं आवृत बीजी, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को कहते हैं आवृत बीजी, और जिम्नोस्पर्म होते हैं अनावृत बीजी। आवृत बीजी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो एक होते हैं एक बीज पत्ती, एक होते हैं एक बीज पत्ती जिनको कहते हैं मोनोकोटिलिडन्स, और दूसरे होते हैं द्विबीज पत्ती जिसमें 2 बीज पत्ते होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं डाइकोटिलिडन्स, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिना आवरण वाले जो बीज होते हैं उनको कहते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्लीय नहीं है। तो इसमें से अम्लीय नहीं है कौन सा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको कहते हैं। ये जो है अम्लीय नहीं होता है, ये क्षारीय होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है। तो क्यूप्रस ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है Cu2O, ठीक है, ये हो गया कॉपर के, यहाँ पे 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो ऑक्सीजन को जो है आपको मालूम है कि आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होते हैं क्योंकि इसकी आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक कॉपर से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरे कॉपर से ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पे कॉपर के ऊपर कितने का चार्ज है, +1 का चार्ज है, ठीक है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन कॉपर यहाँ पे दे सकता है और 2 कॉपर मिल करके इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो यानी कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, +1 का चार्ज है कॉपर के ऊपर, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समान क्षमता की 2 आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या होगा। तो समान क्षमता की 2 आवेशित वस्तुओं को अगर एक तार से जोड़ा जाएगा तो बिजली प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि क्या होगा, समान क्षमता की है तो रिपल्सन होगा, यानी कि आपस में प्रतिकर्षण होगा, तो इस कारण से बिजली प्रवाहित नहीं हो पाएगी। उसमें जो है आवेशों में अंतर होना चाहिए तभी बिजली प्रवाहित हो सकती है। इलेक्ट्रॉन क्योंकि जो है हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा चलती है, करंट जो है उसके विपरीत दिशा में चलती है, यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिजली प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि आपस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं, इनमें से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा। तो विद्युत ऋणात्मक इसमें कौन ज़्यादा होगा, तो जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है वो उतना ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है पहला ऑप्शन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है आखिरी कक्षा में, इसको अष्टक पूरा करने के लिए चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये दूसरा ऑप्शन है बी। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है आखिरी कक्षा में, तो ये ग्रहण करने की बजाय इसको दान करना आसान रहेगा कि ये 3 इलेक्ट्रॉन का दान कर दे, तो यानी कि ये विद्युत धनात्मक होगा।
और फिर दिया गया 2 8 7, तो इसको आखिरी कक्षा में अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यानी कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डी ऑप्शन है, तो यहाँ पे 6 आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर सकता है? सी, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा, ठीक है। और ये क्या होता है? 2 8 7, ये किसका होता है? तो 2 8 10 7 17, 17 परमाणु क्रमांक होता है क्लोरीन का, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? तो फ्लोरीन होता है, ठीक है। क्योंकि आवर्त सारणी में अगर आप देखेंगे, आवर्त सारणी में जो ट्रेंड होता है उसमें जो है अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, और अगर अप से डाउन आते हैं किसी भी ग्रुप में, अप से डाउन आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? कम होती है। तो जब आप बाएं से दाएं जाते हैं तो सबसे दाईं तरफ क्या पड़ता है? 18वां ग्रुप पड़ता है, जिसमें अक्रिय गैसें होती हैं जो कि ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है ना ही दान करती हैं। तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता या धनात्मकता ना के बराबर होती है। उससे पहला 17वां ग्रुप होता है, जिसमें सबसे ऊपर आपका होता है फ्लोरीन, उसके नीचे होता है क्लोरीन। तो फ्लोरीन सबसे ऊपर होता है, तो इसकी जो है विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होगी, और ये सबसे दाईं तरफ होता है इसलिए भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है और वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है। तो प्रयुक्त बल की गणना करें। तो यहाँ पे बल निकालना है, फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए, ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ पे द्रव्यमान कितना दिया गया है? 5 किलोग्राम दिया गया है, और एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण नहीं दिया गया। तो एक्सेलरेशन यानी कि वेग परिवर्तन की दर, तो ये किसके बराबर होता है? v यानी कि अंतिम वेग माइनस u यानी कि प्रारंभिक वेग अपॉन टाइम, ठीक है, v माइनस यू अपॉन टी। तो v यानी कि अंतिम वेग कितना दिया गया है? 7 दिया गया है, और प्रारंभिक वेग कितना दिया गया है? 4 दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है? 2 सेकेंड, ठीक है। तो 7 माइनस 4 3 हो जाएगा, और ये 2, ठीक है, 3/2। तो 3/2 को आप लिख सकते हैं 1.5। तो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे 1.5। तो 5 का 1.5 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 7.5, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7.5 न्यूटन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अपक्रिया जो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है वो है। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया जिसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है और प्रकाश भी उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं दहन या कम्बशन, ठीक है। इसको कम्बशन या दहन कहते हैं। जैसे कि कोयले का जलना, मोमबत्ती का जलना, तो इसमें ये जरूरी नहीं कि ज्वाला उत्पन्न हो। जैसे कोयला जलता है तो कोई ज्वाला नहीं उत्पन्न होती, कोई फ्लेम नहीं होती है। मोमबत्ती जलती है तो ज्वाला होती है, ठीक है। लेकिन जो है दोनों दहन है, क्योंकि जो है दोनों जल रही हैं, दोनों में प्रकाश उत्पन्न होता है। कोयला जलता है तब भी लाइट होती है उसमें, और मोमबत्ती जलती है तब भी लाइट होती है। तो दहन जो है ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। सभी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया दहन नहीं होती है। जिसमें प्रकाश नहीं होगा वो दहन नहीं होगी। जैसे कि बुझा हुआ चूना है, उसको पानी में डालते हैं तो भी ऊष्मा उत्पन्न होती है, लेकिन उसमें प्रकाश नहीं उत्पन्न होता, तो वो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है, लेकिन वो कंबशन नहीं होता, दहन नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण आवर्धक ग्लास में होता है। तो आवर्धक ग्लास यानी कि मैग्नीफिकेशन ग्लास, जो लेंस होता है, मैग्नीफिकेशन लेंस होता है, उसमें कौन सा लेंस होता है? तो उसमें कम फोकल लंबाई का उत्तल लेंस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कम फोकल लंबाई का उत्तल लेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के 3.011 इंटू 10⁻23 अणुओं में कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या क्या होगी? तो कोई भी पदार्थ हो, उसके एक मोल में कितने अणु होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी पदार्थ के एक मोल में, ठीक है। एक मोल में इतने अणु होते हैं, इसको क्या कहते हैं? एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे कितने अणु दिए गए? 3.011 इंटू 10⁻23 इतने अणु हैं, ये कितने मोल के बराबर होंगे? तो 3.011 इंटू 10⁻23 को हम डिवाइड कर देंगे किससे? 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁻23 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा दोनों, और अगर हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे 3.011 से तो ये जाएगा 2 टाइम्स, तो यानी कि 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 1/2, या इसको हम लिख सकते हैं 0.5,
तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0.5 मोल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो किसी भी चालक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है ये बताना है। तो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए। तो यहाँ पे रो क्या है, रजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता, ठीक है। तो हर पदार्थ की अपनी अलग अलग प्रतिरोधकता होती है। और एल क्या है, लंबाई, तो ये कोई चालक है तो ये जो है इसकी लंबाई हो जाती है। लंबाई जितनी ज़्यादा होगी रजिस्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लंबाई जो है किसके, रजिस्टेंस के। और एरिया क्या है, तो एरिया जो है ये इसकी मोटाई होती है। अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल या इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है जितना ज़्यादा होगा रजिस्टिविटी उतनी कम होगी, क्योंकि ये जो है इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है किसी कंडक्टर का प्रतिरोध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे कहते हैं। तो कवक यानी कि फंजाई, ठीक है। तो इसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, इसकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, काइटिन। और बैक्टीरिया का अगर पूछा जाए, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो बैक्टीरिया की बनी होती है अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट से, अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट्स की किससे बनी होती है, प्लांट्स की, पौधों की, तो प्लांट्स की बनी होती है किससे, सेलुलोज से, ठीक है। सेलुलोज प्लस पैक्टिन, सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर के बनी होती है। और एनिमल्स की पूछा जाए, एनिमल्स की कोशिकाएं किससे बनी होती हैं, एनिमल्स की सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो एनिमल में जो है कोशिका भित्ति नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे फंगी का पूछा गया था, तो काइटिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी एसिड के लिए उभयनिष्ठ तत्व है। तो कोई भी एसिड हो, कोई भी अम्ल हो, उसमें उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन एलिमेंट कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन, ठीक है। कोई भी अम्ल हो वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा जितना उसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होंगे, ठीक है। तो जितने भी अम्ल होते हैं उसमें हाइड्रोजन जो है ये कंपलसरी होता है, ये होता ही होता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या H2SO4 है, ठीक है। कोई भी एसिड आप ले लीजिए, नाइट्रिक एसिड है, तो सब में जो है हाइड्रोजन कंपलसरी होता है, हाइड्रोजन होता ही होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।